अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान और आज का प्रोग्राम है कराची की आवाज से मुताल्लिक, कराची के नौजवानों की आवाज से मुताल्लिक कि वो कराची के मसाइल को लेकर किस हद तक सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से ये शहर कराची बेहतरी की जानिब गामजन हो। क्योंकि पहले इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर के बेतहाशा मसाइल रहे और एक तवील अरसे तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन मसाइल से नबरद आजमा होके इन चैलेंजेस का खात्मा तो किया, लेकिन आज जब इकोनॉमिक ग्रोथ होनी थी, नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी थी, यही नौजवान आज इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान है, यही नौजवान आज एक सियासी खला देख रहे हैं और यही नौजवान आज ये सवाल कर रहे हैं अपनी आवाज में कि आखिर इस कराची का मुस्तकबिल क्या बनेगा। हम मौजूद हैं कराची की एक नामवर यूनिवर्सिटी इल्मा यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ आज इल्मा यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात मौजूद हैं और पैनलिस्ट भी मौजूद हैं जो इस शहर की नुमाइंदगी करना जानते हैं और करते भी हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस शहर की नुमाइंदगी होने के बावजूद इस शहर के मसाइल खत्म नहीं हो रहे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं इल्मा यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर जनाब हम्माद ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके साथ तशरीफ फरमा हैं जनाब सलमान मुजाहिद जो कि एडवोकेट भी हैं, फॉर्मर एमएनए भी हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आप ताल्लुक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके साथ तशरीफ फरमा है बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन है जनाब फरहान हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में पहला अवार्ड आपने हासिल किया है जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुफ्तगू का आगाज कादिर खान मंदुखेल साहब मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि कराची के जिस हल्के से आप इलेक्ट हुए वो कराची का एक पसमानदा इलाका भी समझा जाता है। किमाड़ी और बल्दिया का ये वो तमाम तर इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की भी जरूरत है। लोग जो हैं अपॉर्चुनिटीज चाहते भी हैं, लेकिन साथ ही वो ये सवाल भी रखते हैं आप ही की हुकूमत से कि सिंध में एक तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, विफाक में भी मौजूद है, लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ आपके ही हल्के की अगर बात कर लूं तो वो मसाइल आज तक हल नहीं हो पा रहे। बहुत शुक्रिया उमर भाई। मसाइल तो यकीनन सारे हल नहीं हुए, लेकिन काफ़ी हद तक हल हो गए। मेरे इलाके के अगर आप देख ले, बलूचिस्तान से जैसा आप इंटर होते हैं तो लेफ़्ट हैंड का एरिया जो पहाड़ी इलाका है जहाँ इतिया टाउन कहते हैं, सईदाबाद और लेबर स्क्वायर, ये एरिया, पठान कॉलोनी, मेट्रोल, ये एरिया आता है उसमें। यहाँ पे जैसा अगर आप गुलिशन इकबाल देखते हैं या डिफेंस देखते हैं, वहाँ पहले हुकूमत जो है ना वो सड़कें वगैरह, सेवरेज यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बिछाते हैं, उसके बाद जाके घर बनते हैं। लेकिन वो बदनसीब एरिया ऐसे है कि आ गए जिसने जिधर मर्जी है घर बना लिया है, उसके बाद जाके अवामी नुमाइंदे पानी की लाइनें भी लाते हैं, सेवरेज के भी, रोड के भी, ये सारे। तो पहला ये चेंज है यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में जब मैं ज़नी इंतखाबात में वहाँ से आया पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से, और लगभग 2 साल मुझे टोटल हो गए एमएनए और हुकूमत में 16 महीने टोटल। उस 16 महीने या 2 साल की एमएनएशिप में मैंने 15 अरब रुपए से ज़्यादा तरक्याती काम कराए और हर यूनियन कौंसल में 16 के 16 यूनियन कौंसल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का दफातर खोले जो आज भी चल रहा है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों को, गरीब लोगों को वहाँ रजिस्टर्ड करा चुका हूँ। सलमान मुजाहिद साहब, मुझे आप ये बताएं, ओवरऑल अगर कराची की बात करें तो कराची में भी कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं, दिख भी रहे हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी में जाएं कि कराची वाले क्या सोचते हैं तो वो आए रोज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली से, तामीर तरक्की के कामों की वजह से भी परेशान है कि रोड जो है ब्लॉक रहते हैं और गटर के ढक्कन गायब हो जाने की वजह से जो अमवात हो जाती हैं बच्चों की, ये भी एक बड़ा जो है बैड इमेज क्रिएट करती है इस शहर का। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आज आपने यहाँ पे मदऊ किया और सामने जो है माशाल्लाह पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर बैठा हुआ है। थोड़ा सा मुख्तसर सा कादिर भाई के हवाले से, कादिर भाई 2021 में यहाँ से ज़मीनी इलेक्शन में एमएनए बने। बल्दिया टाउन से मेरा ताल्लुक़ है कि बल्दिया टाउन मेरा पैदाइशी इलाका है और 2013 में केमाड़ी और बल्दिया से मैं एमएनए मुंतखब हुआ वेरी फर्स्ट टाइम एमक्यूएम की टिकट पे। 5 साल हमने पूरे किए अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले इसी बल्दिया टाउन में मेरे फादर काउंसिलर भी रहे, एमपीए भी रहे, मिनिस्टर भी रहे लोकल गवर्नमेंट के 85 to 88, और जो काम उस दौर में हुए शायद अब तक नहीं हो सके। उसके बाद फिर यहाँ पे टाउन का निज़ाम भी रहा। तो बल्दिया टाउन एक बदकिस्मत इलाका है कि यहाँ पर जो काम हो जाए तो उसके बाद जो अगले जो दौर आता है तो लोग उसको कंटिन्यूटी में नहीं लेकर आते। आज भी बल्दिया टाउन में पानी का मसला है, लोगों के 3 दिन पानी नहीं आता, घर पे शोर मच जाता है। बल्दिया टाउन में 3 महीने पानी नहीं आता, 4 महीने पानी नहीं आता। आप अंदाज़ा करें क्या हाल होगा। ये तो एक इलाके की बात हो गई। कादिर भाई ने अपने फ़ंड से काम किया लेकिन आज वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। हमने अपने फ़ंड से काम किया, आज कहीं वो नज़र नहीं आ रहा।
क्योंकि वहाँ पे लैंड माफिया भी है, वहाँ पे ड्रग माफिया भी है, वहाँ पे वाटर माफिया भी है, हर किस्म का माफिया आपको, पेट्रोल डीजल माफिया भी है। एक सवाल ये निशान है ना, 5 साल आप भी तो रहे हैं उस हल्के में। देखिए, हम अवामी नुमाइंदे हैं ना, हमारा काम लेजिस्लेशन और वहाँ के अवाम की खिदमत करना है। ये सब काम होता है लॉ एंड ऑर्डर का, जो कंट्रोल करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या पुलिस का या रेंजर्स का। अब आ जाते हैं पूरे कराची के ऊपर हम, क्योंकि कराची के इशू पे आज बैठे हैं यहाँ पे। सर, कराची का इशू ये है कि कराची का अलमिया ये है कि बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है यहाँ पे। यहाँ पे पानी जो है टैंकर्स में तो मिलता है, लाइनों में नहीं आता। अभी आप सुन रहे होंगे 2 दिन से कराची की गैस अचानक गायब हो गई है। लोड शेडिंग यहाँ पे 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली गायब है। इवन अदरवाइज डाकूराज यहाँ पे है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला यहाँ पे है, जिससे आता है कोई लूट लेता है। फिर ई चालान का मसला अभी जो कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, आपने वेस्ट अमेरिका यूरोप के रूल्स तो यहाँ पे नाफिज कर दिए, लेकिन उससे पहले आपने कोई अवेयरनेस नहीं दी। उसके अलावा मैं कितने इश्यूज आपको गिनवाऊँ, कराची में लैंड माफिया, ड्रग माफिया, डंपर माफिया, हर किस्म का माफिया कराची में ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सलमान साहब के जी, करेगा कौन? अगर ये ही सवाल हम बिजनेस कम्युनिटी के आगे रखते हैं तो वो तो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करके, सबसे ज्यादा टैक्स देके। टैक्स नेट भी हर साल बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है और साथ ही नई इंडस्ट्रीज भी लगाना चाहते हैं। लेकिन क्या वजह है कि कराची के इस हालात के ऊपर, कराची की इस सूरत हाल के ऊपर हमारी बिजनेस कम्युनिटी आवाम से ज्यादा नाखुश है। हमारे साथ फरहान हनीफ साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस पर मैं जानूंगा। फरहान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये भाई दोनों हमारे भाई सलमान भाई ने और मंदोखेल साहब ने जो पॉइंट्स उठाए कि ये मसाइल हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बीइंग अ बिज़नेस कम्युनिटी या एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट वो चीज़ें हमें मुयस्सर नहीं आ रही। यानी हम तो देखेंगे रिज़ल्ट्स क्या हैं, कि फ़ाइनल जो रिज़ल्ट, अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर मैं फेडरल का मसला छोड़ दूं, टैक्सेशन और वो, लेकिन प्रोविंशियल भी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि यानी जो हर्डल क्रिएट की जा सके बिज़नेस कम्युनिटी के लिए या काम करने वाले के लिए, वो मिल रही है। जब तक आप इसके हर्डल्स ख़त्म नहीं करेंगे, वो इन्वेस्टर आपके पास कभी भी नहीं आएगा। मिसाल मैं इसकी आसान बच्चों को दे देता हूँ कि अगर एक आप कहीं पे दाना फेंकते हैं तो आपको बुलाना नहीं पड़ता किसी परिंदे को कि आके चुग लो, ठीक है, वो खुद आ जाता है। हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं और आपके पास बिज़नेस टैलेंट में या किसी भी टैलेंट में ये बच्चे बैठे हैं, टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना। तो इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अगर उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, उसको इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट दिया जाए, यानी माहौल दिया जाए, तो वो काम क्यों नहीं करेगा? किसका दिल करता है कि अपना घर छोड़ के जी दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट करे, वहाँ बसे, या किसी और कंट्री में, अमेरिका जा रहे हैं? अभी मैं इन बच्चों से पूछूंगा तो इसमें से हाथ खड़ा करेंगे जी हाँ जी, हमें अमेरिका जाना है, हमें कनाडा शिफ्ट होना है, हमें कहीं भी नहीं तो दुबई तो जॉब ज़रूरी मिल जाए। तो वजह क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट नहीं है। वो क्रिएट करना किसका काम है? वो क्रिएट करना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में फरहान हनीफ साहब ने पूरे मुआशरे की एक अक्कास रखी। लेकिन हमारा ताहिर साहब, मैं एज एन एजुकेशनिस्ट भी और एज एन एनालिस्ट भी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हम करते हैं तो कंपैरिजन भी आ जाता है। और जब हम पंजाब गवर्नमेंट को देखते हैं, स्पेशली पंजाब इन्वेस्टमेंट ट्रेड बोर्ड PITB एक बड़ा बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। जो बात फरहान साहब ने कही, वहाँ पर यही अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली सिंध देख लें, स्पेशली कराची को फोकस कर लें, तो ऐसी क्या वजह है कि चाहे फेडरल हो या चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, यहाँ पर अगर इंडस्ट्री को वो मौके नहीं मिलेंगे जो दूसरे सूबों में बेशक उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है, तो ये बच्चे जो आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलेंगे, किधर फिर जाके ये अपने एक्सपर्टीज दिखाएंगे? जवाब तो आधा फरहान भाई ने दे दिया इस चीज़ का। वो है इंटेंशन। जहाँ पे हम लोग सिंध में मार खा रहे हैं, वेरी सॉरी, मेरे भाई हैं दोनों, बट जिस चीज़ में हम लोग मार खा रहे हैं वो इंटेंशन है, ठीक है। हमारे लाइक फरहान भाई सेड, सब चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आपकी जो NPC रिवॉर्ड होता है उसके थ्रू आपके पास प्रोविंशियल पैसे भी अवेलेबल हैं। बट अगेन जो चीज़ लैक कर रही है वो इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ ऑब्वियसली द ऑफिस होल्डर्स। तो बट जीने के 2 तरीके हैं यार। एक तो यार आप पेसिमिस्ट हो जाओ और हर चीज़ को बुरा बुरा समझो, और एक चीज़ है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो चीज़ों के बारे में कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो यार मैं एक खुद भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और अपने स्टूडेंट से भी मैं यही कहूँगा कि हमें ऑप्टिमिस्ट ज़रूर रहना चाहिए, अपने ऑफिस होल्डर से भी और अपने आप से भी, कि हम लोग इंशाल्लाह बेहतर करेंगे।
बिल्कुल बजा फरमाया प्रो चांसलर इल्मा यूनिवर्सिटी हमाद ताहिर साहब ने, और इसी अंदाज से कि जी पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। एक वक्फे की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद आकर फिर ये तलबा तालिबात अपने सवालात रखेंगे हमारे पैनलिस्ट के आगे, और फिर हम जानेंगे कि कराची के मसाइल पे ये यूथ, ये नौजवान क्या सोचते हैं और हमारे पैनलिस्ट इसका क्या जवाब देते हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहर कराची के मसाइल जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं, नौजवान अपनी क्या सोच रखते हैं, उनके सवालों और उनकी आवाज़ के जरिए जानते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल सर कादिर साहब से है कि आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली जो बात की थी, तो आई थिंक हम देखे जाएं तो पीपल्स पार्टी जो हुकूमत है अंदरूनी सिंध में, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ वहाँ पे उनकी हुकूमत देखी है। और अभी अगर हम देखें एज ए स्टूडेंट मैं वहाँ पे देखता हूँ, तो वहाँ का आपने जैसे एजुकेशन सिस्टम की बात की या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात की, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आप मेरा ये उसके मुताबिक सवाल है कि आप ये जो इतना पैसा आवाम को देते हैं, मुझे तो ये लगता है कि आप ये सिर्फ इस वजह से होता है कि ताकि वो आपको वोट दे सकें, क्योंकि अगर वहाँ की आवाम से बात की जाए तो वहाँ को उनको कोई नॉलेज नहीं है कि किसकी गवर्नमेंट है, क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से वो चला रहे हैं। वो तो आपको बस वोट देते हैं कि आप उनको चंद रुपए महीने 10,000 या 12,000 कितना भी दे सकते हैं। तो क्या ये करना ज़रूरी है? क्या आपकी हुकूमत के पास वोट लेने का बस यही एक तरीका है कि आप उनको पैसे दें, वो आपको वोट देते रहें? जी मंदुखेल साहब, स्टूडेंट का ये क्वेश्चन तो है, लेकिन आम तौर पे पब्लिक भी यही सोचती है कि कोई भी हुकूमत हो, जब वो इस किस्म के अवामी प्रोजेक्ट्स पे काम करती है कि उसमें उनको कोई मुआवजा दिया जा रहा हो, तो अल्टीमेटली जहन में ही आता है कि आप अपना सिर्फ वोटर बनाने के लिए ये कर रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय? देखिए, पहली बात तो ये है कि बजाय अप्रिशिएट करने का कि 4.5 लाख लोगों को डेटा मौजूद है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का और 1 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। और मैं पहले ही सेगमेंट में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने अपने हल्के में 16 यूनियन कौंसिल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के सेंटर खोले, और लगभग आपको याद होगा मैंने अपने जवाब में कहा कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर्ड किया। 3 लाख मतलब 3 लाख ख़ानदान। अब 3 को आप 5 से ज़रब दो तो कितने हो गए? मुझे तो वोट 42,000 मिले। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जिनको हमने रजिस्टर्ड किया उन्होंने मुझे वोट दिए, बाकियों को भी दिए। तो एक अच्छे काम के लिए बजाय आप ये कर दें कि ऐसे प्रोजेक्ट और होने चाहिए। आप मुझे बताओ कि 1 करोड़ ख़ानदानों को जो पैसे मिल रहे हैं, ख़वातीन को, और वो मिल रहे हैं, उनकी कफ़ालत हो रही है, तो क्या बंद कर दें इस वजह से कि हमें वोट मिले? हमें तो नहीं मिला वोट। 3 लाख वोट रजिस्टर्ड किए, 3 लाख में से 42,000 वोट मिले। यानी ये मेरे 15 अरब रुपए के काम और ये मेरी जद्दोजहद, पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती, ये सारी चीज़ों को मिला के हमें तो नहीं मिला वोट। मेरा सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गवर्नमेंट स्टूडेंट के पढ़ने में और प्राइवेट स्कूल के बच्चे के पढ़ने में, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे खुद भी पता है कि कितना डिफरेंस है। तो हम इस डिफरेंस को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि मैं देखती हूँ कि एक प्राइवेट बच्चा जो है वो उसको इतनी नॉलेज होती है, इतनी नो हाउ होती है कि वो बहुत कुछ कवर कर पाता है, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट बच्चे जहाँ से पढ़े हुए होते हैं, वो बेशक कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट बच्चा है तो वो बिल्कुल भी उसको इंग्लिश बोलने भी नहीं आती, वो अभी तक उर्दू के एजुकेशन में ही चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? सलमान साहब, पहले आप बताएं कि क्या वजह है कि सरकारी तालीमी निज़ाम और बेशक प्राइवेट हो या अब तो कैम्ब्रिज सिस्टम भी है, इतना ज़्यादा फ़र्क है कि हम कौम को फिर एक तरफ कैसे लेकर चलेंगे? बेसिकली देखिए उमर भाई, आज मैं जिस यूनिवर्सिटी में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके साथ, वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। बैकग्राउंड को समझना होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई? बेटा, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है, और तमाम स्टूडेंट्स के लिए। शायद मेरी पैदाइश भी नहीं थी जब 1971-72 में जब भुट्टो साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त एक पॉलिसी लाई गई नेशनलाइज करने की। उसमें जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे या इंस्टीट्यूशंस थे, उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया, जो कि बड़े कम कीमत पे बच्चों को यहाँ पढ़ाते थे। उस वक्त सरकारी स्कूलों का जो एक लेवल हुआ करता था, ये कॉलेज का बेहतरीन हुआ करता था, हमारे बड़े जो है पढ़े हुए वहाँ से, लेकिन बतदरीज उसमें जो है वो इन्हतात आता गया, उसमें जो है वो डिलीशन होती गई। और जब से ये सिफारिशी कल्चर आया है हमारे यहाँ, अब आप देख लें जो सरकारी टीचर्स जो अपॉइंट होते हैं, उनकी वीडियोस हमने देखी हैं, वो किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है उनका, बल्कि नौकरियाँ बिकती हैं सिस्टम के नाम पे,
पॉलिटिकल उसके ऊपर बांटी जाती हैं। जब एक मेरिट पे एक टीचर ही नहीं आएगा सरकारी स्कूलों में, तो वो बच्चों को क्या तालीम देगा? उसको उस सब्जेक्ट का ही नहीं पता कि जिस सब्जेक्ट पे वो अपॉइंट हो रहा है तो वो सब्जेक्ट में क्या पढ़ाएगा। ना बायोलॉजी का पता, ना केमिस्ट्री का पता, ना मैथ का पता, ना फिजिक्स का पता। और अब तो इतने सब्जेक्ट्स आ गए शायद हमने पढ़े भी ना हो। तो जो बेसिकली जो आपने डिफरेंस की बात की ना, तब पेरेंट्स मजबूर होके, सबको पता है कि सरकारी स्कूलों में पहले तो टीचर नहीं है, पहले वहाँ पे दूसरा है कि वहाँ पे सहूलियात नहीं है, वहाँ पे बैठने के लिए डेस्क नहीं है, फंड्स आता है। कादर भाई मेरी बात को, और मेरे दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फंड जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है सरकारी स्कूल्स के लिए आता है, लेकिन वो सब करप्शन की खुर्द-बुर्द में चला जाता है। जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा, नीचे भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। क्या वाकई डिग्रियां जो हैं वो अपनी अहमियत खो देंगी? एजुकेशनिस्ट भी मौजूद हैं, प्रो चांसलर भी हैं। एआई का दौर तो है, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन कि जो लोगों के जहनों में ये बात आती है, क्या वाकई हमारा साहब फ्यूचर में कभी ऐसा होगा? क्योंकि आई डोंट थिंक कि तालीमी इदारे किसी भी दौर में अपनी इफादियत तो कम नहीं करते, हर दौर में एक इम्पैक्ट बढ़ता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो जाती है और वो रीशेप हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन एक एजुकेशनल इम्पैक्ट तो सोसाइटी की डेवलपमेंट में रहता ही है। नहीं उमर, आप ठीक कह रहे हो बिल्कुल। दो पहलू हैं इस चीज़ के, एक सवाल के। एक है बेसिक एजुकेशन, स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक बोला है। बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है ना, वो किसी भी मुल्क की जो हुकूमत है वो उसका काम है। जहाँ पे हुकूमत वो अपना काम नहीं कर पाती, वहाँ पे एक रूम मिलता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसको फिर प्राइवेट इदारे पूरा करते हैं। और वही हमारे मुल्क में वो वैक्यूम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो पब्लिक से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गैप है, वो हम लोग फेस करते हैं। एवरी जो हमारे पास आती है ना, हर सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स की इनटेक होती है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस होती है। कुछ बच्चे जो प्राइवेट से पढ़कर आते हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है उनसे जो पब्लिक सेक्टर से पढ़कर आते हैं। बट फिर वो हमारा काम होता है कि हम उस गैप को पूरा करें ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। जनाब कादिर मंदूखेल साहब, क्या ये चीज़ें बेहतर होंगी? अगर हम आपकी सिर्फ अगर पार्टी की बात करें तो आपकी कोर क़यादत क्या इस पर सोचती है? मुस्तकबिल में वही ऑप्टिमिस्टिक रह के भी हम चलें, वेट और कर लें, तो क्या हमें कोई गारंटी है कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? यहाँ सिर्फ प्राइवेट और गवर्नमेंट का नहीं है, यहाँ मदरसा सिस्टम भी है, यहाँ वो पीले स्कूल भी है। मैं खुद पीले स्कूल से पढ़ा हूँ। हमारे यहाँ 6ठी क्लास में हमें ABC सिखाते थे और 10 क्लास में बड़ी मुश्किल से हमने Z तक पूरा कर दिया है, बल्कि 3 स्टूडेंट मुझे याद है कि वो Z तक भी पूरा नहीं कर सके। लेकिन सवाल ये कि ये सारी चीज़ें आप हुकूमत के ऊपर डाल रहे हो। यकीनन मैं कहता हूँ बजट कम है। सलमान भाई की बात से भी मैं इतफाक़ करता हूँ, ब्यूरोक्रेसी जो ना काफ़ी उसमें जो ना वो रुकावट है और अपने रिश्वत का बाजार गर्म किया, इसमें कोई शक नहीं है। आपको PTI के दौर को भी याद है कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है, आज भी 2.5 करोड़ या उससे भी बढ़ गए होंगे बाहर है। आप मुझे बता दो कि जिन वालिदैन के पास, यह हमारे बड़े मैं ह्यूमन राइट्स का मुझे अवार्ड भी मिला है, हम बड़े उसके, लेकिन मैं उस ह्यूमन राइट्स की अचार डालूंगा जब मेरे शहर के, मेरे मुल्क के बच्चे यतीम हो चुके हैं, दहशतगर्दी की नज़र हो चुके हैं, वो मैकेनिक के डेंटर की दुकान पे काम नहीं करेंगे, तो क्या वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हमारे पास यहाँ पूर हाउसेज है जो हम उसको दे सकें खाना? फरहान साहब, आप भी इस पे अपने रिमार्क्स दीजिए, फिर मैं ब्रेक की जाने बढ़ता हूँ। देखें, पीपल्स पार्टी का एक वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिलसिला किया हुआ है। मुझे नहीं पता कि उसमें स्कूल लेकर आए हैं कि नहीं आए। यानी स्कूल्स के जो एक लेवल है, जो स्टैंडर्ड चल रहा है, अगर प्राइवेट स्कूल्स को ही एम्पावर किया जाए, जो आपके फंड्स हैं, क्योंकि वो हमें इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि वो फंड्स वेस्ट हो जाते हैं, इसमें कोई किसी गवर्नमेंट को इल्ज़ाम नहीं, लेकिन एक जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी साइड से, टीचर्स, घोस्ट स्कूल्स, ये मतलब कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, आते रहते हैं नज़रों में। तो अब वो जिस वजह से भी मिसमैनेजमेंट से या जिस वजह से भी वो फंड्स ज़ाया हो रहे हैं, अगर उनको प्राइवेट स्कूल्स को ही वो फंड्स दिए जाएं और उधर फीस को सब्सिडाइज़ किया जाए या उसको जितनी लोअर ला सकें, और वो कॉम्पिटिटिव उसमें यकीनन आता है कि जी किससे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या उसका रिज़ल्ट्स हैं, उसके मुताबिक, तो ये इसका बेहतर सोल्यूशन होगा। तलबा की जानिब से सवालात का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद भी कराची इशूज़ पर तलबा क्या सोचते हैं, मजीद उनके सवालात
अपने पैनलिस्ट के आगे रखेंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहर कराची के मसाइल जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं, नौजवान अपनी क्या सोच रखते हैं, उनके सवालों और उनकी आवाज़ के जरिए जानते हैं। इंटीरियर का बच्चा लड़गाना का, सक्खर का वहाँ के बोर्ड से करके आता है और वो करने के बाद आके 80% 90% पे बैठा हुआ होता है। उसको जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसको खुद अपने आप को डिफ़ाइन करना नहीं आ रहा होता। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो कराची का है उसको इतना क्यों गिरा दिया गया है इंटर बोर्ड को, कि वो बच्चे का क्या नहीं चाहते कि कराची का बच्चा अच्छी जगहों पे जाके बैठे, वो CSS करे या वो पाक फ़ौज के अंदर जाए या वो ऐसे इदारों में जाके बैठें। बहुत शुक्रिया जो आपने पहले एजुकेशन के हवाले से किया। एक तो वैसे सिंध हुकूमत ने सिंध पोर्टल जो है इंट्रोड्यूस किया है, कोई भी ज़ात नस्ल ज़बान बोलने वाला, मैं ख़ुद पश्तून हूँ, ठीक है, तो अप्लाई कर सकता है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि 2021 में जो सिंध गवर्नमेंट ने जो अपॉइंटमेंट की है ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें हमारी जो हरीब सियासी जमातें उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिए कि ये आपने फार्मूलिटीज़ पूरे नहीं किए। उसके बाद वो फार्मूलिटीज़ पूरे करके उसको दोबारा जो है ना वो एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, और वो जो पोर्टल है वो अलग है। तो यकीनन बेहतरी की गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहता हूँ दूध की नहरें बह रही है। मेरे सारे बच्चे कराची में पैदा हुए हैं और हर कम्युनिटी यहाँ पे रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट बताना कि कराची के बच्चों के साथ या लड़कों के साथ ज्यादती हो रही, ये मेरे ख्याल में गलत है। ठीक है मैं सलमान इस पे साहब, एक क्या मिनट। मेरिट का लिहाज रखा जाता है इसमें? एक तो हमारे जो 40% का कोटा था हमारा जॉब्स का, उसके ऊपर डाका मारा गया। जाली डोमिसाइल बना के अंदरूनी सिंध से लोगों ने आके जो है हमारे कराची के जो नौजवान है, जो इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे या जो प्रोफेशनल थे, उनका हक मारा। और वो सिंध हुकूमत ने विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी मेरिट जो है नौकरियाँ उनको बांट दी। कराची का नौजवान आज फूड पांडा बना हुआ है, फूड पांडा चला रहा है। आपने बात की मैट्रिक बोर्ड में एक बाई प्लानिंग ये चीज़ें की जा रही हैं। पहले मैट्रिक बोर्ड का जो चेयरमैन होता था वो कराची का होता था। अब जो मैट्रिक बोर्ड का जो चेयरमैन वो अंदरूनी सिंध से ला के लगाया जाता है। अभी भी कोई मेरे भाई सिंधी भाई बैठे हुए हैं, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन आप बाई प्लानिंग करके जो बच्चा स्कूल में जो है वो अपने एग्जाम में जो है 90% ले रहा है, 95% ले रहा है, वो मैट्रिक बोर्ड में फाइनल में आके कैसे 40% पे आ गया। और जो बच्चा जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, जहाँ पे गोस्ट स्कूल हैं, गोस्ट टीचर हैं, जहाँ पे पढ़ाई नहीं है, वो बच्चा जो अंदरूनी सिंध में 80% 90% लेके आ रहा है, और हमारे कराची के मेडिकल कॉलेजेस में इंजीनियरिंग में आके जो है उसी मेरिट के ऊपर आके जो उसका मेरिट ही नहीं बनता उसके ऊपर एडमिशन ले रहा है। कराची के बच्चे को उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा। उमर मैं मुख्तसर से रिप्लाई देना चाहूँ। जी कादिर साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि अंदरूनी सिंध से बंदा है और कराची में चेयरमैन बनना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों अंदरूनी सिंध वाला सिंधी नहीं है, सिंध प्रोविंस का नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है? तो पहले ये थोड़ा सा जहन से निकाल दे कि अंदरूनी सिंध का बच्चा या पढ़ा लिखा वो किसी बोर्ड का चेयरमैन नहीं बन सकते। पहले तो हमें जहन से निकालना है। दूसरी बात जो उन्होंने की है उसकी डोमिसाइल के हवाले से, मैंने कौमी असम्बली में बिल पेश किया और कमेटी ने रिकमेंड भी किया है कि अगर यहाँ जो डोमिसाइल की बात करें, मैं इसे एग्री करता हूँ कि बहुत सारे डोमिसाइल जाली भी बनता है, पैसे लेके बनते हैं, लेकिन जब डोमिसाइल का मसला मैंने कौमी असम्बली में उठाया, वहाँ स्टैंडिंग कमेटी ने मुतफ़क़ा तौर पे उसको पास किया कि नहीं, जो आपका शनाख्त कार्ड है वही डोमिसाइल है। मेरा क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट सिंध गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से है। So the question is, Pakistan's largest economic hub and metropolitan city is Karachi, and we don't see any infrastructure development in Karachi, especially if we talk about the BRT project that is going through on University Road. So we are not seeing any development as we are seeing the infrastructure development and growth in Punjab and other provinces of Pakistan. Especially if I talk about the Lahore is way better than Karachi. So why Karachi, being a metropolitan city and economic hub and the largest contributor among all cities of Pakistan, why Karachi is lacking and why Karachi is behind every city in Karachi? आप मुझे एक चीज़ का जवाब दे दीजिए कि जब MQM थी, MQM ने अपना 40 साल का होल्ड रखा, मैंने यहाँ काम भी देखे, यहाँ मैंने माँ बहनों की इज्जत भी सलामत होती थी, कोई चोरी डकैती ये नहीं। लेकिन जब से पीपल्स पार्टी आई, कराची बिल्कुल ही डाउनफॉल में चला गया, कराची का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। तो ये क्या हुआ, इसके बारे में मुझे ज़रा एक चीज़, बस एक आंसर। जनाब कादिर मंदुखेल साहब, कलेक्टिवली
जो एक क्वेश्चन है कि जी कराची के अंदर जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाल देख रहे हैं, तामीराती काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन उससे भी आवाम जो है वो परेशानी का शिकार है। फिर एक बच्चे का ये भी कहना है कि एमक्यूएम का एक दौर गुजरा, लेकिन जैसा भी दौर था उसमें वो कहता है कि जी एक मतलब खुश आइंद उसको समझती है अमन पब्लिक। थी, और आपसे शांति थी, दूध की नहरें बह रही थी, कत्ल गारत नहीं हो रहा था, लोग सोना सर पे लेके घूम रहे थे, सब कुछ था ना सारा। ये भी बता, उम्र कितनी है आपकी? 21 साल है। तो 21 साल से पहले यहाँ पे बुरी बन लाशी यहाँ होती थी। यहाँ बाकायदा मुखालफिन की नौजवानों की घुटनों में ड्रिल मशीन लगाए जाते थे। यहाँ लोग सुबह उठते थे तो बाकायदा लोगों ने एक चिड़ बना लिए कि आज स्कोर क्या रहा, 25-30 अफराद कत्ल होते थे। एक एमपीए कत्ल हुआ औरंगी टाउन में एमक्यूएम का, उसके बदले में उस रात को 110 लोगों को कत्ल किया। ये तारीख है बेटा। आज अगर बोरी बन लाशें या गटर में जो सारी चीजें रही, आज तो कम से कम लोग ये तो नहीं कह रहे हैं कि अमन नहीं है, लोग तो ये कहते हैं गटर का ढक्कन नहीं है, रोड खराब है, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, जिसको कोई शक नहीं है। आज से 7 साल पहले जो 40 साल से बराजमान थी हुकूमत में, यहाँ पे इनने क्या किया कराची के? अगर कराची के नौजवान फूड पांडा पे है तो बताया एमक्यूएम ने कितने नौकरी दी है। अगर कराची के एजुकेशन का ये बड़ा गर्क है तो बताया 7 साल पहले तक उन्होंने क्या किया। अगर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बताया एमक्यूएम कितने फंड लाए वो। ठीक है मंदुखेल साहब, मैं चाहूंगा कि यही स्टूडेंट्स के जो सवालात हैं, राइट टू रिप्लाई, जनाब सलमान मुजाहिद साहब। दिस इज माय प्रिविलेज टू राइट टू रिप्लाई। एमक्यूएम ने क्या किया? एमक्यूएम को पहली दफ़ा मौका मिला 2005 में बतौर सिटी नाजिम, 2010 तक, 8 तक बल्कि, क्योंकि 8 में फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी बेनज़ीर की शहादत के बाद। अब कादर भाई प्लीज लेट मी, नहीं अब एक ही बात करें, मैंने कहा 3 मिनट थे आपके। बात ना करें, आप डाइवर्ट ना करें। अच्छा ठीक, आपने सारी बातें की है, जवाब करेक्ट तो करूं आपको मेरे भाई, 3 महीने आपके गुजरे। सवाल गंदम और जवाब चना, आपने सारी बातें वो की है। उस वक्त जो है 3 साल में हमने कराची का नक्शा बदला, एमक्यूएम ने, उसके मेयर ने, और मुस्तफा कमाल को उस वक्त बीइंग ए मेयर ऑफ सिटी नाजिम ऑफ एमक्यूएम सेकंड बेस्ट मेयर का इनाम भी मिला। ये एमक्यूएम ने करके दिखाया। आप 40 साल की बात कर रहे हैं, 40 साल में तीन दफ़ा तो एमक्यूएम के ऊपर भरपूर किस्म के ऑपरेशन में। क्यों? कि एमक्यूएम ने स्टेटस को चैलेंज किया था, एमक्यूएम ने इन रिवायती जमातों को चैलेंज किया था, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जमात इस्लामी भी थी, मुस्लिम लीग नून भी थी। आप कहते हैं हम 10 साल आपके पार्टनर रहे, मेरे ख्याल में हम 2 साल भी आपके पार्टनर नहीं रहे। अगर हम पार्टनर भी रहे तो 2% के पार्टनर थे, 2 वजारतें 4 वजारतें हमारे पास थी, कुली इख्तियार तो आपके पास था। फिर आप बात कर रहे हैं, मेरे भाई ने सवाल किया कि आपने 17 साल में कराची के लिए क्या किया? 17 का, बल्कि पब्लिक खुद कह रही है कि 17 साल में आपने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। एमक्यूएम के दौर में जब तक एमक्यूएम के पास वजारतें रही, एमक्यूएम ने 40% कोटे पे अमल दरामद कराया। हमने जो है कराची का मास्टर प्लान दिया 2020। आप कहते हैं अभी मुस्तफा कमाल सईदाबाद में पानी का टैंक बना रहा है, आपके मेयर ने वो काम रुकवा दिया। अभी हमारे जो 20 अरब रुपए आए, जो हैदराबाद में 15 अरब का जो फंड आए, हमारे वफा की हुकूमत के तहत जो यहाँ पे काम चल रहे हैं, आपके मेयर ने, आपके वजीर आला ने वो रुकवा दिया कि हमारी एनओसी नहीं ली। ये कराची दुश्मनी है। और आप कहते हैं कि आप पिंड के चौधरी नहीं बनेंगे, आपको हरा के मुस्तफा कमाल जो है पिंड का चौधरी बन गया। चलिए कादिर मंदुखेल साहब आपकी तरफ ही आ रहा हूं। मैं मुख्तसर जवाब, ज्यादा ना बिल्कुल। पूरे दुनिया को पता है कि मुस्तफा कमाल 2 नंबरी से आया है, 3800 वोट हुए। नंबर 1 बात, पूरे दुनिया को पता है कि मुस्तफा कमाल ने जिसको राका एजेंट का, आज उसी के परचम तले बैठा हुआ है। कायद किधर है आपका? नंबर 1 बात, पूरे दुनिया को पता है कि 2 साल से, चलो एक मिनट, फर्दे वाहिदी, वो फर्दे वाहिदी तो पूरा एमक्यूएम चला रहा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि आप ये टैंकी की बात की है, मेरे हल्के के लोग NA 242 के सुन रहे, 2 साल से, चलो छोड़िए पिछले 40 साल को, 2 साल से मुस्तफा कमाल साहब वफाकी वजीर है, एक पानी का टैंकी अभी शुरू किया है, उसका एमपीए हर तीसरे दिन बाद प्रेस का पानी की टैंकी, 2 साल में वफाकी वजीर। वो खुदा को मानो, मैंने 2 साल में 15 अरब रुपए के काम लाया, जो दुनिया को नजर आ रहा है। आप भी रहते हो, आपको मैं भी बल्दिया का हूं भाई, मुझे नजर नहीं आता। आपको गुलशन गाजी का रोड नजर नहीं आ रहे? डबल नहीं आ रहे? आपको इतिहाद टाउन के डबल रोड नजर नहीं आ रहे? नहीं आ रहे? आपको 50 करोड़ पानी की लाने जो मैंने बिछाए नजर नहीं आ रहे? आपने नहीं बिछाई? 16 मैंने बिछाई, मेरे स्कीम है। 46 अरब रुपए सिर्फ केएमसी इस साल खर्च कर रही, 1108 अरब रुपए इस साल बजट में रखा है, जो पूरे सिंध में खर्च होंगे। ये आपको नजर नहीं आ रहे? तो आप चश्मे आ रहा है ना, बजट में सिर्फ बुक में नजर आ रहा है और कहीं नजर नहीं आ रहा।
बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पैनलिस्ट का, तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने तलबा की, नौजवानों की आवाज़ में कराची के मसाइल पर मबनी उनके वो सवालात आपके सामने भी रखे, अपने पैनलिस्ट के सामने भी रखे, और इस उम्मीद के साथ कि इन सवालों के जवाब में मौजूद जो इसका हल है उसके लिए सब यकसुई के साथ एक जान होकर मुल्क की तरक्की के लिए अगर कोशां हो तो यकीनी तौर पे ये कौम एक मर्तबा फिर पूरी दुनिया में अपना झंडा लहरा सकती है, और इसमें वो पोटेंशियल मौजूद है और नई नस्ल यही चाहती है। इस प्रोग्राम पे आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे कमेंट के जरिए आप आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।